हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार जियोग्राफी के क्वेश्चन। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कुछ क्वेश्चन को। 25 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे और उससे 100 प्लस क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से और जबरदस्त तरीके से। तो दोस्तों, जी हाँ, आ चुका हूं मैं और आपके लिए लेकर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे भी हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो कि जियोग्राफी से होंगे। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों आपके सामने ये रहा, आपके सामने। विच एमंग द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स डिटरमाइंस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। तो देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक होता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ये तो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और एक होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है, इसका फुल फॉर्म क्यों होता है, मेरी बात समझिएगा। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा मोटा हो चुका है। हाँ जी, तो ग्रीनविच मीन टाइम, देखिएगा, बात समझिएगा। ग्रीनविच मीन टाइम एक ऐसी रेखा होती है जो कि डिसाइड करती है टाइम को, ठीक है। ये बेस पॉइंट है जीएमटी रेखा। कहाँ से शुरू होती है? जीएमटी रेखा स्टार्ट होती है लंदन से। कहाँ से? लंदन से। इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहीं से स्टार्ट होती है एक बेस पॉइंट टाइम को डिसाइड करने वाली, जिसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। लंदन से स्टार्ट होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि बताइए जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो कहाँ से शुरू होती है, तो लंदन के शहर से शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब ये होता क्या है, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। अब कुछ आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, मैंने ये बात आपके लिए तो लिख दी, लंदन में लिख देता हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको लिख देते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रीनविच, लंदन से। अब देखिए, कुछ बात समझिएगा। जीएमटी जो स्टार्ट होता है, अच्छा, दो चीजें होती हैं। अब पृथ्वी पर दो तरह की रेखाएं खींची जाती हैं। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूड, जो इस तरह से लाइन होते हैं, ठीक होता है। एक होता है आपका लैटिट्यूड, जो इस तरह से लाइन खींचे जाते हैं, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। लॉन्गिट्यूड जो होता है, जो कि खड़ी लाइन होती है, जिसको हम देशांतर रेखा भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होता है आपका, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा आपके टाइम को डिसाइड करती है, याद रखिएगा। और लैटिट्यूड यानी जिसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड, वो आपका डिसाइड करती है वेदर को। वेदर का मतलब ये आपका मौसम को डिसाइड करती है, जबकि लॉन्गिट्यूड जो लाइन होती है वो समय को निर्धारित करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, लैटिट्यूड जो ये वाली लाइन गई होती है बीच में से, जैसे अर्थ के बीच में से ये जो लाइन गई हुई है, ये लैटिट्यूड लाइन है। लैटिट्यूड लाइन है जिसको हम इक्वेटर भी कह देते हैं। बताइए, अर्थ को बीच में से काटने वाली जो रेखा है वो कौन है? इक्वेटर ही तो है, भूमध्य रेखा ही तो है। भूमध्य रेखा के जो सबसे नजदीक देश होते हैं वो सबसे ज्यादा गर्म वहां पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के यहाँ पर जो है, एक सेकेंड में बीच में से कर देता हूँ, अर्थ के एकदम बीचों बीच में से एक लाइन गई हुई है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इंडिया यहाँ पर है भूमध्य रेखा के, इंडिया भूमध्य रेखा के ऊपर में है और उसके नीचे है श्रीलंका। अब एक बात बताइए, यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका में कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं पता ही है, मतलब कितने काले लोग होते हैं ये भी पता है आपको। तो वहां मतलब रात में देखो तो उनके मतलब दांत ही सिर्फ दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वो इक्वेटर के नजदीक है नहीं। जस्ट ए जोक, जोक की तरह लीजिएगा इसको। तो ये लेकिन जोक नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के बहुत नजदीक हैं, है कि नहीं। और जितना ऊपर चलते जाएंगे इक्वेटर के, जितने दूर आप जाएंगे भूमध्य रेखा के, उतनी ज्यादा ठंडी बढ़ती जाएगी, गर्मी उतनी कम होती जाएगी। जैसे
देखिए आप जम्मू कश्मीर में जाइए, देखिए कितना ठंडा वहां पड़ता है, जबकि तमिलनाडु में आप जाइए, इक्वेटर के नजदीक आप जाइए तो देखिए कितनी ज्यादा आपको गर्मी झेलनी पड़ती है। तो इस तरह से काला कौवा इंसान हो जाता है तमिलनाडु में जाने पर, क्यों? क्योंकि वो भूमध्य रेखा के नजदीक जाता है। और इस तरह से जो लाइन गई होती है पृथ्वी पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए इस तरह की लाइन गई है कि नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। इसलिए लैटिट्यूड क्या डिसाइड कर रहा है? मौसम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। देखिए ऊपर जाने से नीचे जाने से गर्मी और ठंडी का घट्टा बढ़ता हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को समझ लेते हैं। तो ये तो हमने आपको समझा दिया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मामला। अब लॉन्गिट्यूड टाइम को डिसाइड करता है, जो कि डिसाइड होता है किससे? अभी मैंने बताया कि टाइम डिसाइड होता है लॉन्गिट्यूड से। और जीएमटी जो होता है वो कहाँ से चलता है? वो चलता है लंदन से, ठीक है ना? मान लीजिए यहां मैंने जीएमटी माना, ये है जीएमटी। कहा जाता है कि जीएमटी कहा क्या जाता है, सीरियसली ये बात है कि अगर जीएमटी से आप ईस्ट की तरफ चलते हैं, ईस्ट की तरफ, तो टाइम हमेशा प्लस होगा। जीएमटी से वेस्ट की तरफ चलेंगे तो टाइम हमेशा माइनस होगा। अब इंग्लैंड ये अगर देश है, मैं इसको इंग्लैंड मानूं, तो अगर ईस्ट की तरफ आप चलेंगे तो कौन सा देश आएगा? हमारा प्यारा देश आएगा, भारत, है कि नहीं? अब प्यारा देश भारत हमारा आएगा, तो अब बताइए इंडिया का टाइम इंग्लैंड से क्या होगा? जाहिर सी बात है इंडिया प्लस होगा, आगे होगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट में जाने पर रेखा क्या होता है? टाइम प्लस होता है। और जीएमटी जो ट्रेवल करती है जब ईस्ट की तरफ, तो टाइम प्लस होता है कितने डिग्री? डिग्री में ट्रेवल करती है। तो जीएमटी जब ट्रेवल करती है इंडिया की तरफ, तो इंडिया की तरफ जब काटती है ऐसे, इस तरह से, देखिए इस तरह से रेखा जीएमटी का ट्रेवल करते हुए, तो कितने डिग्री में काटती है? काटती है 82.5 डिग्री। कितने? 82.5 डिग्री ईस्ट पे काटती है। और इस तरह से 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। और जब आप 82.5 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री बराबर पता है कितने मिनट होता है? 330 मिनट। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इंटू 4 कर लीजिएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो 330 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो आएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो आपने कभी कभी देखा होगा, छोटे मोबाइल में आप टाइम सेट करते होंगे, तो वो हमेशा देता है 5.5 घंटा। देता है कि नहीं देता है? 5.5 घंटा टाइम पहले देता था जब मैनुअल सेट करना पड़ता था। वो दरअसल जीएमटी से टाइम प्लस हुआ करता है 5.5 घंटा आगे। इसी को दरअसल दर्शाया गया है डिग्री में। 82.5 डिग्री ईस्ट में इंडिया का भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? 82.5 डिग्री ईस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोस्तों क्वेश्चन था, ठीक है? और मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए मैं एक बात और बता देता हूं आपको, थोड़ा सा समझिएगा। ये दरअसल जीएम जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो गुजरता पता कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन गुजरता है। तो कितने स्टेट से होकर जाता है? टोटल 5 स्टेट से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखिए कर्क रेखा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा की बात कर रहा हूं, ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल टाइम जो डिसाइड करता है स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखिएगा उड़ीसा, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, पांचवा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 ऐसे स्टेट है जहां से भारतीय मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, फॉर कॉटन कल्टीवेशन विच एमंग द फॉलोइंग सॉइल्स इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल? कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है सबसे ज्यादा किस मिट्टी में? तो मैं बात करूं दोस्तों कॉटन सॉइल की, तो दरअसल उसका नाम ही दूसरा है कॉटन सॉइल, और उसी को बोलते हैं एक और सॉइल जिसको हम कहते हैं रेगूर सॉइल। अब दोनों आंसर आप तो समझ गए होंगे क्या होगा। तो दोस्तों कॉटन सॉइल और रेगुर सॉइल किसको कहते हैं पता है? वो ब्लैक सॉइल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी को। और काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी में आपका होता है क्या पता है? टोबैको होता है, तंबाकू जिसको कहते हैं, पीनट यानी मूंगफली होता है, और कॉटन की बात तो कर ही रहे हैं, कॉटन भी होता है, दबा करके होता है, एकदम ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल, याद रखिएगा। और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लेटराइट मिट्टी की, तो लेटराइट जो मिट्टी है वो एक वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम है लेटर। लेटर माने होता है लेटर। अच्छा एक बात, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं।
देखिए लेटराइट जो है लेटर शब्द में मिलकर बना हुआ है, अब मैं बताता हूं आपको। देखिए लेटराइट मिट्टी में अगर मैं बात करूं तो ये दरअसल ईंट बनाने में प्रयोग होता है। लेटराइट मिट्टी का यूज जो है ईंट बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें जो है किसका उत्पादन किया जाता है मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा इसमें चाय, ठीक है, कॉफी, ठीक है, बहुत ज्यादा लेटराइट मिट्टी में चाय और कॉफी का उत्पादन किया जाता है। असम जो है चाय में सबसे अग्रणी जो है राज्य है भारत का, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी है, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा फर्टाइल यानी सबसे उपजाऊ मिट्टी का एग्जाम्पल है। और मैं एक बात और बताऊं कि जलोढ़ मिट्टी ही एकमात्र ऐसी मिट्टी है भारत में जो कि करीब करीब 50% से भी अधिक मात्रा में भारत में पाई जाती है। टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। इंडियन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और एक बात और मैं बताऊं दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी है भारत की, 50% से अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक बांगर होता है और एक खादर होता है। याद रखिएगा, एक बांगर होता है और एक खादर होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो बांगर कहलाती है, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैसे मैं लाल मिट्टी की जब बताता हूं, जब बात करता हूं दोस्तों, तो लाल मिट्टी में सुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है जो ज्यादा न्यूट्रिशन जिनको चाहिए होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, जो रेड सॉइल होता है वो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसमें लाल रंग हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ क्रॉप ऑफ डेक्कन प्लेटू, यानी निम्नलिखित में से कौन दक्कन के पठार की प्रमुख फसल है। तो दोस्तों दक्कन की पठार का मतलब क्या है, देखिए ये वाला जो एरिया है भारत का, ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो एरिया है भारत का, दक्कन का पठार यानी ये वाला इलाका जो है ना भारत का, ये दक्कन का पठार है बड़े मात्रा में, ठीक है। तो ये दक्कन का पठार है, तो डेक्कन प्लेटू में सबसे ज्यादा अगर कोई मेन क्रॉप या प्रमुख फसल की बात करें तो दोस्तों वो होता है कॉटन। क्या होता है, कॉटन, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कपास की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है दक्कन के पठार में। और अगर पल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, यानी दाल की बात करें तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है कि भारत का सबसे ज्यादा दाल उत्पादन करने वाला स्टेट है। इसको हम सोया स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोया स्टेट, यानी सोयाबीन का बहुत ज्यादा उत्पादन भी यहाँ पे किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, उसके साथ साथ गेहूं की बात करूं तो पंजाब और उत्तर प्रदेश आप जानते ही हैं। मूंगफली गुजरात बहुत ज्यादा उत्पादन करता है मूंगफली का। वैसे गुजरात 3 चीज के उत्पादन में आगे है बहुत ज्यादा। इसका ट्रिक मैं बताता हूं आपको, नमक। आप कहेंगे अरे सर नमक तो एक प्रोडक्ट का नाम है, नहीं, 3 चीज का नाम है, न से नमक, म से मूंगफली और क से कपास। इन 3 चीजों को उत्पादन में बहुत ज्यादा आगे है गुजरात, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है आपके सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं से ये आ गया है, टाइपिंग मास्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे आप चेक कर लीजिएगा। वैसे हमारे हिसाब से इनर्सिया इसका आंसर होना चाहिए, वैसे आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज इनर्सिया। किसी पिंड की अपनी विराम अवस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गति को बदलने में असमर्थता को इनर्सिया यानी जड़ता कहा जाता है, आई थिंक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों आज है जियोग्राफी डे, तो जियोग्राफी की बात करेंगे बड़े शानदार तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। विच एमंग द फॉलोइंग रिवर्स इन द वर्ल्ड इज नोन फॉर मैक्सिमम एवरेज डिस्चार्ज। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अधिकतम औसत निर्वहन के लिए जानी जाती है। देखिए अधिकतम औसत निर्वहन का मतलब यह है कि सबसे अधिक पानी की मात्रा उसके अंदर पाई जाती है दोस्तों। तो पानी की मात्रा सबसे अधिक आपके सामने ऑप्शंस हैं, गंगा, अमेजन, नील या कॉन्गो। देखिए हिंदी में कितना अच्छा नाम दे दिया है अमेजन का, वीरांगना कुछ भी है,
है नहीं, इन्होंने लग रहा है कि ले लिया है एकदम तगड़ा वाला। खैर कोई नहीं। देखिए दोस्तों मैं बताऊं, अगर मैं पानी की मात्रा की बात करूं, यानी पानी की मात्रा की बात करता हूं अगर, सबसे ज्यादा कौन सी नदी में पानी की मात्रा होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा अमेजन। क्योंकि अमेजन इतनी चौड़ी रिवर है, इतनी चौड़ी नदी है ना, उसी की वजह से इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा अमेजन रिवर। ठीक है, तो अमेजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी नील जो है, ये इजिप्ट यानी मिस्र देश में बहने वाली नदी है दोस्तों, यानी मिस्र से निकलने वाली नदी है। अगर पूछेंगे आपकी सर कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर सुन लीजिए बड़े ध्यान से। मिस्र से निकलने वाली नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। और ये निकलती है कहाँ से, एक लेक है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। क्या नाम है, विक्टोरिया झील नाम है, वहीं से निकलती है कौन, नील नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया लेक से निकलती है कौन, नील नदी। ठीक है, कहाँ पे बहती है, इजिप्ट में, जिसको हिंदी में मिस्र कहा जाता है। और विक्टोरिया झील की बात करूं तो विक्टोरिया झील 3 देशों के बॉर्डर पे स्थित है, यानी 3 देशों की सीमा टच करता है विक्टोरिया झील। किसका, तंजानिया, युगांडा, युगांडा और केन्या। और कोई भी अगर कंट्री आए तो उसका कैपिटल और करेंसी तुरंत आपने कॉपी में नोट किया करिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ बता दिया, अब यहाँ पे कैपिटल करेंसी नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है, कि तंजानिया, युगांडा और केनिया का कैपिटल और करेंसी क्या होगा। ये नहीं कि अभी जस्ट देखना है वीडियो को, बताना भी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, द माही बजाज सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। माही, ध्यान से समझिएगा, माही बजाज सागर बांध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, माही बजाज सागर डैम जो है वो लोकेटेड है राजस्थान में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं और दोस्तों मैं करा देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर जब डैम की मैं बात करता हूं तो डैम में कुछ इंपॉर्टेंट डैम के बारे में बात करूंगा। चलिए देखिए, पहला डैम है राणा प्रताप। एक सेकेंड, आप नोट करते रहिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं अगर बात करूं, एक और है जवाहर सागर डैम। ठीक है, ये दोनों जो है वो आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप करके मुझे बताएंगे कि ये किस नदी पे बना हुआ है। ये दोनों राजस्थान में है, ये बात तो क्लियर है। किस नदी पर है, ये दोनों दोनों सेम नदी पे है। मैं इतना एग्जांपल, अरे मैं आपको वो दे दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इतना आपको दे दे रहा हूँ हिंट, ये दोनों एक ही नदी पे है, राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम। फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो एक है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो कि कहाँ है, महानदी में बना हुआ है। किस नदी पे है, महानदी पे है, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब आगे कुछ और बांध की बात करूं तो सरदार सरोवर बांध। ठीक है, क्या नाम है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम्म। और कुछ अगर मैं बात करूं, अगर मैं चलिए, अगर मैं बात करूं भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, पांचवा हो जाएगा भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। ठीक है, तो एक काम आप करिए, ये दो के आंसर आप फटाफट बताइए कि चेनाब होगा या चंबल नदी पे होगा। फटाफट बताइए, वैसे मैंने आपको बता ही दिया आंसर, आपको क्या करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय हाई पीक्स आर वेरी रेयर।
निम्नलिखित में से किस हिमालय में ऊंची चोटियां बहुत दुर्लभ हैं? तो दोस्तों सबसे पहली बात अगर हिमालय की मैं करूं तो हिमालय जो है वो 8,848.00 यानी, या इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट अगर हम बोले तो 8,848 मीटर ऊंचा एक जो है सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी ग्रहण करता है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये नेपाल में है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कह देते हैं इंडिया में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है ग्रेट हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि औसत ऊंचाई जो होती है चोटियों की वो 8,000 प्लस होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, एक होता है मिडल हिमालय, जिसको हम लोग कह देते हैं लघु हिमालय, मिडल हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय भी कह देते हैं, मिडल हिमालय। ठीक है, ये करीब करीब 6,000 प्लस इसकी ऊंचाई होती है, इसकी चोटी की। और तीसरा होता है आपका शिवालिक हिमालय। क्या होता है? शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय में ही आता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब का इलाका। ठीक है, जहां जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। 4,000 प्लस जो है ऊंचाई इनकी चोटियों की होती है। तो कहा जाता है कि बताइए कि किस हिमालय में ऊंची चोटियां बहुत दुर्लभ है। इसका मतलब ऊंची चोटियां न के बराबर पाई जाती है। तो शिवालिक हिमालय का जो पार्ट है, जिसका नाम है पंजाब हिमालय, क्या नाम है? पंजाब हिमालय, उसमें बहुत कम जो है ऊंची चोटियां पाई जाती है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि कुमाऊं हिमालय, ट्रांस हिमालय, कश्मीर हिमालय, इनमें तीनों में ट्रांस हिमालय तो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय का देखिए, ट्रांस हिमालय जो है वो ग्रेटर हिमालय ही एक है, कह सकते हैं, दूसरा नाम है उसका। 8,848 मीटर की जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ना, वो ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है ये वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैसे मैं बताऊं कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो कहा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से हुई है, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डंकन पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स? दोस्तों डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? तो जब पास की बात आई गई है तो कुछ पास की मैं बात कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट पास की बात मैं कर लेता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की पास की, तो एक ट्रिक है मेरे पास, हिरोशिमा बड़ा। आप कहेंगे अरे सर हिरोशिमा तो जापान के शहर का नाम है, जिसपे जापान ने जिसमें अमेरिका ने क्या कर दिया था, बम गिरा दिया था, है कि नहीं? हिरोशिमा और नागासाकी पे याद करिए, हिरोशिमा बड़ा। ठीक है, अब कहेंगे अरे सर इससे कैसे ट्रिक होगा? देखिए, ही से होता है हिमाचल प्रदेश, एचपी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ही से, और रो से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। क्या होगा? रोहतांग दर्रा। ठीक है, मेरी बात बड़ा ध्यान समझिएगा। सी से सिपकिला दर्रा, सी से सिपकिला दर्रा। ठीक है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये सब पॉइंट लिखते रहिएगा, बड़ा एग्जाम में जरूरी है। और उसके बाद बड़ा से हो जाएगा बड़ा लाचला दर्रा। क्या? बड़ा लाचला दर्रा। तो ये सारे जो बड़ा लाचला दर्रा, ये सारे दर्रे जो है वो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर मैं बात करूं सिक्किम की, देखिएगा सिक्किम के दर्रे की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपका ट्रिक क्या बनेगा? नाथूलाल सिक्किम जाएगा। नाथूलाल, हम इसको भेज दे रहे हैं सिक्किम, भैया जाओ मजा लो, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो नाथूलाल कहाँ जाएगा? नाथूलाल सिक्किम जाएगा। तो देखिए सिक्किम से याद हो जा रहा है ना कि कहाँ है, सिक्किम जाएगा। तो भैया जाएगा, परेशानी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा इसको लग रही है, तो बेचारा सिक्किम चला जाएगा, है नहीं? वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, हसीन वादियाँ हैं, हसीन बहुत सपने आएंगे इसको। नाथूलाल, तो नाथूलाल ना से हो जाएगा नाथूला दर्रा। क्या हो जाएगा? नाथूला दर्रा। ठीक है, नाथूला दर्रा। अब मेरी बात समझिएगा, जाएगा से जय लेपला दर्रा, जय लेपला, जय लेपला दर्रा, ये दोनों कहाँ है? जय लेपला दर्रा, और ध्यान रखिएगा
ये कहाँ है? जयलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डंकन पास यानी डंकन दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? तो करेक्ट आंसर होगा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात मैंने कर ही दिया, आपको बता ही दिया मैंने हिमाचल प्रदेश में कि कौन से दर्रे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, और नीति दर्रा कभी कभी पूछ देता है आपसे कि नीति दर्रा कहाँ है, तो नीति दर्रा है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है लिपुलेख दर्रा, लिपू लेख दर्रा, ये भी आपका कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में ही है। तो दोनों है कहाँ? उत्तराखंड में। कैसे याद रखेंगे? नीलिमा से, नीलिमा, नीलिमा। अब नीलिमा, नीली, नीली मतलब नीली गले गर्दन वाले कौन है? भगवान शंकर जी, जिनके गले में क्या होता है? गले में उन्होंने जो धारण किया था विष को, उसकी वजह से नीला हो गया था उनका गला, तो नीलिमा। ठीक है ना, तो इससे याद रख सकते हैं। ये नीली का मतलब नी से हो जाएगा नीति दर्रा, ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। क्यों शंकर जी की बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि वो उत्तराखंड में देवभूमि कहा जाता है ना इसको, इसलिए कहा जा सकता है कि उत्तराखंड आपका हो जाएगा नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज नोन फॉर ब्लड रेन। बहुत ही शानदार भैया, ये जानदार क्वेश्चन हट है भैया। निम्नलिखित में से कौन सी हवा रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज नोन फॉर ब्लड रेन। भैया जी ब्लड रेन, चलिए बात करता हूं मैं, आखिर क्यों ब्लड रेन की वजह से जाना जाता है इसको, आखिर क्यों इसको रक्त का वर्षा कहा जाता है, आइए समझते हैं। तो पहले मैं बात करूं हरमट्टन हवा की, तो हरमट्टन जो हवा है इसको हम कहते हैं डॉक्टर हवा। क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड बोलते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर वायु बोलते हैं, विंड बोलते हैं। अच्छा क्यों कहते हैं ऐसा? देखिए अफ्रीका में ये चलता है। कहाँ चलता है? अफ्रीका में। सहारा जो मरुस्थल है उसी के आसपास के एरिया में चलता है डॉक्टर विंड, जिसको हम हरमट्टन हवा कहते हैं। दरअसल अफ्रीका में ना नमी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पे नमी पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा जुकाम, सर्दी, खांसी ये सब आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हरमट्टन हवा चलती है, बहुत ज्यादा गर्म हवा होती है ये, और ये इतनी गर्म होती है कि हवा के अंदर जो भी नमी होती है उसको उड़ा करके लेके चली जाती है, जिसकी वजह से नमी खत्म हो जाती है हवा में और हवा सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और मौसम ड्राई होने की वजह से जो तबीयत होती है लोगों की वो ठीक होने लगती है दोस्तों। इसीलिए अफ्रीका में हरमट्टन हवा को डॉक्टर विंड यानी डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करता हूं खमसीन हवा की। तो खमसीन जो दोस्तों चलता है वो इजिप्ट में चलने वाला एक हवा है, यानी मिस्र में चलने वाली एक हवा है, गर्म हवा है, बहुत ही खतरनाक। लेकिन ब्लड रेन की बात करें तो ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं सिरोको में, सिरोको हवा को। सिरोको इटली में चलने वाला एक हवा है, इसी को कहते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, ब्लड रेन यानी रक्त वर्षा कराने वाली हवा। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सिरोको। क्या नाम है? सिरोको, सिरोको या सिराको भी कह देते हैं। ठीक है, सिराको, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा मिस्ट्रल फ्रांस में चलता है हवा। अच्छा एक बात समझिएगा बड़े ध्यान से मेरे को, सिरोको को क्यों कहा जाता है ब्लड रेन? इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिरोको जो हवा चलती है वो अपने साथ बहुत ज्यादा बालू का कण जो है हवा के साथ बहाकर लेके आती है। जब वो बारिश का पानी बन करके नीचे की तरफ गिरता है, बहुत सारे बालू का कण पानी में मिल करके नीचे की तरफ गिरता है, तो वो लाल कलर का हो जाता है गिरते टाइम। बालू उसके छोटे छोटे कण मिल करके वो पानी को लाल बना देते हैं, और जैसे ही वो बारिश की बूंदों के तरह गिरता है, बारिश की बूंदें बनकर के पृथ्वी के सतह पर, तो वो दरअसल रक्त की तरह लगता है, ब्लड की तरह लगता है, इसलिए उसको कहा जाता है रक्त वर्षा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया? दोस्तों कोस्टल लाइन का मतलब ये देखिए, भारत का जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन का मतलब, कोस्टल लाइन का मतलब है कि जो प्रायद्वीपीय, जिसको हम तटीय रेखा भी कह सकते हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की जलीय सीमा की बात कर रहा है ये, अगर बोला जाए तो जलीय सीमा। ठीक है, जलीय सीमा। तो जलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है?
तो टोटल तो नहीं कहेंगे इसको, सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अंडमान निकोबार को अभी नहीं लिया गया है, ठीक है, और लक्षद्वीप को भी नहीं लिया गया है। तो इसलिए 6100 किलोमीटर ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 नोट करिएगा। टोटल एरिया इंडिया का क्या है? इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत के टोटल लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री का मतलब स्थल सीमा की, तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है, ये स्थल सीमा की लंबाई मैंने बताया है और ये टोटल एरिया बताया है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद वाटर बाउंड्री। वाटर बाउंड्री, वाटर बाउंड्री का मतलब भारत का ऐसा ऐसा एरिया जो कि पूरी तरह से पानी से अटैच्ड है, मतलब पानी से। देखिए अगर मैं बात करूँ ये वाला, देखिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देखिए भारत का, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अरब सागर है, ठीक है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे इंडियन ओशियन है। देखिए तीन तरफ से जो जल से घिरा हुआ स्थान रहता है, प्लेस रहता है, लैंड रहता है, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ लैंड होता है, भूमि होता है, उसको हम कहते हैं क्या? प्रायद्वीप कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ घिरा हुआ ना तीन तरफ से, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। तो वाटर बाउंड्री अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, यानी मेन लैंड की, जिसको हम मेन लैंड कहते हैं, क्योंकि ये भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना? 6100 किलोमीटर, ये वाटर बाउंड्री है, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे जब मैं बात करता हूं टोटल वाटर बाउंड्री यानी संपूर्ण जल सीमा, टोटल वाटर बाउंड्री समझ जाइएगा, संपूर्ण जल सीमा वो कितना है? ये है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें क्या होता है? इंक्लूडिंग आइलैंड्स, यानी द्वीपों को जोड़ करके। कौन से द्वीप को? अंडमान और निकोबार को भी, और साथ ही साथ लक्षद्वीप को भी लेकर, एलडी का मतलब लक्षद्वीप को लेकर के अगर देखा जाए तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं अपने प्यारे देश भारत की बात करूं दोस्तों, तो भारत में उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, देखिएगा यहां से ध्यान से, ये है कितनी? ये है 3214 किलोमीटर। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझिएगा, हाँ कलर चेंज कर लो थोड़ा, पूरब से पश्चिम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए, पूरब से पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो ये दूरी है कितनी? 2933 किलोमीटर, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो क्या है? वो अंडमान निकोबार के भी नीचे 6 डिग्री 4 मिनट पे एक है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तब आंसर होगा तमिलनाडु का कन्याकुमारी। क्या होगा? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का मतलब जो कि जल से अलग नहीं है, लेकिन ये तो जल से अलग है ना, देख रहे हैं ना, अंडमान निकोबार वाला, ठीक है। तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? मायाबंदर, बैरन आइलैंड, लक्षद्वीप या कार निकोबार? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अंडमान निकोबार में पाया जाने वाला बैरन आइलैंड यानी बंजर। देखिए यहाँ पे बैरन लिखना चाहिए, बैरन द्वीप, इसका हिंदी में इन्होंने अनुवाद कर दिया है। बैरन द्वीप जो है वो भारत में पाए जाने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, और अंडमान निकोबार में ही एक जेल है बड़ा ही फेमस, जिसमें बहुत सारा काला पानी की सजा दे दिया जाता था, जिसको कहते थे सेल्यूलर जेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी?
देखिएगा, भारत के निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा एक ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण बना? पूर्वी और पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, हिमालय पर्वत या अरावली पर्वत? दोस्तों, अगर मैं बात करूं डेक्कन प्लेटू की यानी दक्कन का पठार की, तो ये दरअसल ज्वालामुखी गतिविधि के कारण ही बना है। यानी फिजिकल जो रीजन है ना, वो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना। वोल्केनिक इरप्शन जब लगातार होते गए, तो वोल्केनिक इरप्शन होते होते देखिएगा बहुत सारे वोल्केनिक क्या हो गए, वोल्केनो से जब ज्वालामुखी से लगातार मैग्मा और लावा निकलता गया ना, तो ये धीमे धीमे प्रसुप्त हो गए यानी बुझ गए, और बुझने के बाद जो है इसी के ऊपर शहर बस गए। और शहर बस गए कौन से? जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे आपका गुजरात हो गया, ये सब शहर बसे हुए हैं। हैदराबाद जो हो गया, ये सब डेक्कन वाले जितने भी स्टेट है ना, बहुत सारे किस पे बसे हुए हैं? वो सब वोल्केनो के ऊपर बसे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पठार बन चुका है। अब वोल्केनो ही क्या हो चुका है, जैसे कि आपने सुना होगा कि मुंबई को क्या कहते हैं? 7 टापुओं का शहर कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मुंबई को 7 टापुओं का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टापू के ऊपर बसा हुआ है, यानी प्लेटू के ऊपर, पठार के ऊपर बसा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं इसको डेक्कन प्लेटू। क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेटू जो है, यानी वोल्केनिक एक्टिविटी से बनने वाला, यानी ज्वालामुखी गतिविधि से बनने वाला जो भारत का हिस्सा है, वो है दक्कन का पठार। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं, देखिए, अगर मैं बात करूं ब्लैक सॉइल की, वो सबसे ज्यादा क्यों महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है? इसके पीछे वजह है। इसके पीछे वजह ये है कि ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन पता है किससे होता है? ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो दरअसल होता है आपका वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। यानी काली मिट्टी जो बनती है ना, वो ज्वालामुखी के फूटने की वजह से बनता है। उसके बारे में डिटेल में मैंने पेड कोर्स में आपको बताया भी है कि किस तरह से ब्लैक सॉइल जो है वो फॉर्म होता है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। इसमें मैं नहीं बता सकता, बस इतना मैं बता दे रहा हूं कि मैग्मा जो है वो ठंडा होकर जब लावा बनता है, तो उससे बहुत सारे क्या होते हैं, उसमें से बहुत सारे क्षरण होते हैं, बहुत सारा माउंटेन में बनने के बाद उसमें से क्षरण होने के बाद ब्लैक सॉइल बनता है। इस बात को समझिएगा, हवा, धूप, गर्मी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ब्लैक सॉइल जहां पाया जाएगा, वहां 100% कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, यानी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, तभी ब्लैक सॉइल वहां पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली इन केरला इज द होम फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ। केरल में साइलेंट वैली सबसे बड़ी आबादी का घर है। देखिए, केरल की अगर मैं बात करूं, तो केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। क्या है? पेरियार नेशनल पार्क है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पार्क है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा लिटरेट और हेल्थ की फैसिलिटी में सबसे ज्यादा आगे केरल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, अब अगर मैं बात करूं, केरल में एक वैली है जिसको हम शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहते हैं। याद रखिएगा, एक घाटी है जिसको हम क्या कहते हैं? साइलेंट वैली। और यहीं पर एक हिल है केरल में ही, हम लोग उसको कहते हैं क्या? इलायची की पहाड़ियाँ। ये दरअसल तमिलनाडु और केरल जहाँ ज्वाइनिंग है ना, वहीं पे है। तो केरल में साइलेंट वैली सबसे बड़ी आबादी का घर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो वहाँ कौन सा पाया जाता है जानवर? हॉर्नबिल, लियोपॉर्ड, लायन टेल्ड मैक्यूस या बाइसंस, यानी हॉर्नबिल्स, तेंदुए, शेर की पूंछ वाले मकॉक या बिसंस। तो दोस्तों, शेर की पूंछ वाले मकॉक जो है यहाँ पाए जाते हैं, लॉयन टेल्ड मैकॉस पाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हॉर्नबिल एक जो है त्योहार भी होता है, एक चिड़िया का नाम भी है दोस्तों। ये दरअसल एक त्योहार होता है हॉर्नबिल महोत्सव जिसको हम कहते हैं। ये हमेशा मनाया जाता है आपका कहाँ पे पता है? नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में, बहुत फेमस फेस्टिवल है वहाँ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो दोस्तों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज या महानदी। तो गंगा होती है, सतलज होती है, ठीक है, महानदी होती है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नहीं होती है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा जो है नहीं होती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छत्तीसगढ़ से होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें और मैं इसमें बता दूं आपको। ब्रह्मपुत्रा को ही ना, दरअसल ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में इंटर करती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर इसको जो है दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग। किस नाम से, दिहांग नाम से जाना जाता है। और बाद में जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको ध्यान रखिएगा जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जमुना, ठीक है। और गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को कहा जाता है पद्मा, ठीक है। इस बात को समझना होगा, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेटू। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है, द सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा या विंध्यास। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं विंध्यास माउंटेन की, तो विंध्यास माउंटेन जो होता है, ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं विंध्यास माउंटेन की दोस्तों, तो विंध्यास माउंटेन जो है वो दक्षिण भारत को वो उत्तर भारत से अलग करता है। यहीं पर जो है विंध्या, ये माना जाता है कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत के मैदान से अलग करता है अगर, तो वो करता है विंध्यास, द विंध्यास, ठीक है, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग कौन करता है। देखिए ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये है आपका पूर्वी घाट। एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, ये है आपका पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट को अलग करता है कौन, नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी और पूर्वी जो घाट होता है उसको अलग करती है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अलग करने वाला माउंटेन कौन है, तो ये माउंटेन है नीलगिरी माउंटेन, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन भी है, नीलगिरी नेशनल पार्क भी है, जो कि दोनों तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नेशनल पार्क याद करते रहिए जितनी भी स्टेट के नाम आ रहे हैं। विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत के भीतर बहती है। ये क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोग गलत करने वाले हैं, कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर पक्का गलत करने वाले हैं बहुत सारे लोग। ऑप्शन आपके हैं ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी या गंगा। तो करेक्ट इसका आंसर होगा दोस्तों गोदावरी। क्या होगा, गोदावरी करेक्ट आंसर होगा, जिसको कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। इसी को हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अच्छा क्यों गोदावरी है, ये पूछा है कि पूरी तरह से इंडिया में बहता है, पूरी तरह भारत के भीतर बहती है। ये पूरी तरह भारत से निकलता है, कहाँ से निकलता है, नासिक जिले से निकलता है, महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलता है। और नासिक से निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो इंडिया से डायरेक्ट जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा भी बांग्लादेश में जाता है, जिसको जमुना नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में। और गंगा भी जानते ही हैं आप कि गंगा भी जो है बांग्लादेश में जाती है, वहां उसका नाम पद्मा हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है आपका कि भारत के भीतर ही वो बहती हो, किसी दूसरे देश में न बहती हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। इन विच टाउन द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स कंबाइन टू फॉर्म गंगा रिवर। अलकनंदा और भागीरथी नदियां किस शहर में मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए 5 प्रयाग होते हैं, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब 5 प्रयाग होते हैं, जिसमें कि रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो अलकनंदा और भागीरथी नदियां हैं वो दोनों के मिलने से ही गंगा नदी बनती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों नदियां मिलती हैं तब कौन सी नदी बनती है, तो बनता है गंगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कहाँ मिलती हैं, देव प्रयाग में मिलती हैं, जो कि उत्तराखंड में है। देव प्रयाग में क्या कौन मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। कहा जाता है कि जियोग्राफी में एक रूल होता है कि जो भी नदियां बराबर गहराई वाली हैं, लंबाई चौड़ाई लगभग सेम है अगर,
तो उसका तीसरा नाम पड़ जाता है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी लगभग लगभग सेम प्रकार की नदियां हैं गहराई और पानी की मात्रा में भी, इसीलिए इसका तीसरा नाम रख दिया गया गंगा। जबकि आप कहेंगे सर अच्छा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों मिलती है, लेकिन बाद में आगे तो यमुना विलुप्त हो जाती है, आगे तो गंगा नाम चलता है। क्यों? क्योंकि गंगा यमुना से बड़ी नदी है, और गंगा के बाद जो यमुना उसके साथ मिली है ना, वो उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, यानी सहायक नदी बन जाती है। तो जो छोटी नदी होती है जैसे यमुना और गंगा के मिलने के बाद आगे कौन सी नदी बहती है? आगे तो गंगा ही चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि गंगा यमुना से बड़ी नदी है, और यमुना जो है वो ध्यान रखिएगा, इसलिए यमुना छोटी नदी है, इसलिए इसकी क्या कहलाएगी? सहायक नदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सहायक नदी कहलाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। दोस्तों, विच इज द ओनली इंडियन स्टेट दैट शेयर इट्स बाउंड्री विद सिक्किम? सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? जानकर बड़ा आश्चर्य होगा दोस्तों। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो दोस्तों सिक्किम राज्य के साथ जिसका कैपिटल गंगटोक है, दोस्तों कैपिटल जरूर याद कर लीजिएगा भारत के स्टेट का, एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से टच करता है कौन? सिक्किम स्टेट। एकमात्र स्टेट है जिससे टच करता है वो है वेस्ट बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। Which among the following rocks is associated with the term change in form? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान रूप में परिवर्तन शब्द से संबंधित है? मेटामॉर्फिक, इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान, प्लूटोनिक चट्टान या सेडिमेंट्री यानी इसको हम कह सकते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है, चलिए तो दोस्तों वैसे 3 टाइप्स के रॉक होते हैं। एक होता है आपका, ध्यान रखिएगा, इग्नियस रॉक। ठीक है, एक होता है आपका इग्नियस रॉक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आग्नेय चट्टान। इसका एग्जाम्पल होता है बसाल्ट। जो बसाल्ट की चट्टानें होती हैं वो दरअसल एग्जाम्पल किसका है? इग्नियस रॉक का। ग्रेनाइट भी एग्जाम्पल है किसका? आपका ग्रेनाइट भी एग्जाम्पल है आपका किसका? इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान का। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो सकता है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, हम कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कौन? मेंट्री रॉक, जिसको हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है सैंड स्टोन और लाइम स्टोन। कौन आता है? सैंड स्टोन और लाइम स्टोन। LS लिख देता हूं, समझ जाइएगा। तीसरा कौन आता है? तीसरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। कौन? मेटामॉर्फिक रॉक। तो 3 प्रकार के मुख्य चट्टानें होती हैं, ध्यान रखिएगा। और मेटामॉर्फिक में क्या आ जाता है? मेटामॉर्फिक में ही आपका आता है मार्बल। मार्बल जो होता है ना वो आपका मेटामॉर्फिक चट्टान ही होता है। इसी में आता है क्वार्टजाइट। क्या आता है? क्वार्टजाइट। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वार्ट्ज हम लिख देते हैं, क्वार्टजाइट भी जो है मेटामॉर्फिक रॉक में ही शामिल होता है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा चट्टान है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तित रूप से जानते हैं? तो उसका आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक, यानी 3। इसमें कौन सा है? इसमें है A ऑप्शन। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है आपके सामने ये, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की लागत रेखा सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए वही बात आ गई, मैंने जो अभी बताया था वाटर बाउंड्री की बात अगर मैं करूं तो वाटर बाउंड्री की लंबाई जो है वो कितनी है? तो देखिए वाटर बाउंड्री की लंबाई अभी मैंने बताया कि ये वाला पानी की मात्रा ले लीजिए, और अंडमान निकोबार ये वाला ले लीजिए, और लक्षद्वीप वाला भी ले लीजिए, तो हो जाता है 7516.6, यानी 7517 इसको मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत की अधिकांश जूट मिलें किस राज्य से संबंधित हैं या स्थित हैं? तो दोस्तों जूट मिल जो है वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट के मिल जो है वो जूट उत्पादन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में ही होता है, इसीलिए वहां ही सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है,
इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हरियाणा में स्थित है, इसलिए बी करेक्ट आंसर होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ हम थर्मल पावर स्टेशन के नाम लिखवा देता हूं, मैं लिखवा देता हूं न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है, देखिएगा पहला, देखिए पहला है आपका, आपको मैं अगर पहला लिखवाऊं तो नरौरा लिखेंगे पहले, नरौरा, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, एनपीपी लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी नरौरा जो है परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, ठीक है। दूसरा कहाँ है? देखिए दूसरा अगर बात करूं मैं, काकरापारा, काकरापारा, काकरापारा कहाँ है? काकरापारा है गुजरात में, ठीक है, काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है, इस बात को याद रखिएगा। ये भी कौन है? ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरा आपका हो जाता है कैगा, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? ये है आपका कर्नाटक में, कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा कहाँ याद रखेंगे? कलपक्कम, क्या? कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला मैं अगर याद करूं तो अगला याद आता है मुझे पांचवा, रावत भाटा, कौन सा है? रावत भाटा। तो रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है आपका है राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगर आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। दोस्तों सूती वस्त्र मिलों की सबसे ज्यादा संख्या जो है वह महाराष्ट्र में है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। तो दोस्तों मैग्नीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है उड़ीसा, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, फटाफट से बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच मिनरल्स हैज अनदर नेम कॉल्ड ब्राउन डायमंड। तो दोस्तों ब्राउन डायमंड यानी भूरा हीरा किसे कहा जाता है? तो भूरा हीरा कहा जाता है दोस्तों लिग्नाइट को, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। लिग्नाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है लिग्नाइट का तमिलनाडु स्टेट। और लिग्नाइट जो है एक कोयले का भी कहते हैं, सबसे बेहतर कोयला या सबसे प्योरेस्ट हम कह दें, प्योरेस्ट कोल, शुद्धतम जो कोयला होता है उसका नाम होता है एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे शुद्धतम कोयला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यूरेनियम को येलो केक कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर रीजन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब है कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलता है, यानी ये वाला हिस्सा जो कि भारत के निचला वाला हिस्सा है, पानी वाला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय यानी तीन ओर से जल से घिरा होने वाला हिस्सा है। इससे निकलने वाली सबसे बड़ी जो नदी है दोस्तों वो है गोदावरी नदी, महाराष्ट्र के नासिक जिले से जो निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से, तो गोदावरी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम क्रिएटेड द जोग वाटरफॉल। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र ने जोग जलप्रपात का निर्माण किया है? तो जोग जलप्रपात जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसका दूसरा नाम जोग या गरसोप्पा भी कहते हैं इसको, क्या है? जोग या गरसोप्पा, ठीक है, जलप्रपात कहाँ पे है? ये आपका है कर्नाटक में। एक और जलप्रपात है जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात, सबसे ऊंचाई पर स्थित है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में है, दोनों कर्नाटक में है, ठीक है। हाँ, चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है, डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है, और सांभर झील
डिडवाना झील, ये सब सारे आपके, पिछौला झील राजस्थान में है, सांबर, डिडवाना, पिछौला राजस्थान में है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। चलिए, तो शरावती नदी पे है, इसलिए सी करेक्ट आंसर होगा, शरावती। ठीक है, याद रखिएगा, जोग जलप्रपात किस पे है, शरावती नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। Which of the following Indian state touches the boundary of the maximum number of the other state? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अन्य राज्यों की अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा उत्तर प्रदेश। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है वो 4 राज्यों को टच करता है। आपका हो जाएगा, देखिएगा, ये टच करता है, ये एमपी को टच करता है, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ को टच करता है, उसके बाद झारखंड को टच करता है, और उसके बाद बिहार को टच करता है। तो ये 4 राज्यों को टच करता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो पूछा है भारतीय राज्यों अन्य राज्यों के, हाँ ठीक है, ये तो मान लीजिए ये तो जिला है, एक ऐसा जिला है सोनभद्र, 4 जो राज्यों को टच करता है। यहाँ जिला नहीं पूछा है, जिला पूछता तब भी यहाँ जिला सोनभद्र होता उत्तर प्रदेश का, लेकिन यहाँ आपका स्टेट पूछा है, तो ये 9 स्टेट होगा यूनियन टेरेटरी को लेकर। तो स्टेट की अगर बात करें तो 9 स्टेट को टच करता है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, यूनियन टेरेटरी को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश तब भी आंसर होगा। अगर पूछता आपका कि कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है, तो सोनभद्र होता, जो कि 4 जिलों को, 4 देशों राज्यों को टच करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपके सामने, वेयर इज द इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री? तो दक्षिण गंगोत्री भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको इसका एक हिंट दे दे रहा हूं। जहूर कासिम के नेतृत्व में जो है ये गया हुआ था एक दल भारत का, जो कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारत का एक अस्थायी अनुसंधान केंद्र जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है, वो कहां पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।